ओके, वेलकम न्यू क्लास का जो कल्चर उसमें आप सभी को। आज की जो क्लास का ओरिएंटेशन है वो सिलेबस फोकस है कि जब आप किसी भी क्लास में एंट्री करते हैं तो आपको एक आइडिया लेना पड़ता है कि इस क्लास के भीतर क्या होगा और किस तरह का सिलेबस है, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं कि ओरिएंटेशन क्लास अकॉर्डिंग टू सिविल सर्विसेज सिलेबस। सिलेबस इज़ अ वेरी एक कह सकते हैं कि जो सिंप्लीफिकेशन एंड एनालिसिस एज अ प्रिम्बल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रिम्बल, एक प्रिम्बल होता है जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, उसी तरीके से सिविल सर्विसेज का ये प्रिम्बल है, परिचय है, प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन इट मीन्स कि आपको कैसे आंका जाए, कैसे आप समझेंगे कि परीक्षा में क्या होने वाला है। इंट्रोडक्शन जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंट्रोडक्शन दिया होता है उससे पता चलता है कि जो संविधान है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्या होगा। तो कहीं पर जाते हैं, जैसे आप परिचय देते हैं, मेरा नाम ये है, क्योंकि जिससे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, और उसको भी लगता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। अगर परिचय में कुछ कमी रहती तो आदमी पूछ भी लेता कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं आप, वो इलाका आप जानते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ ढूंढता है जिससे कि आपका विश्वास पुख्ता हो जाए, उसका विश्वास आप पर पुख्ता हो जाए कि इनसे ये सब बात करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक उस पर विश्वास नहीं करेगा कई चीज़ें नहीं बताएगा उसको। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स जब पहली क्लास में आते हैं तो एक ओरिएंटेशन होता है, उनको पता चलना चाहिए कि जिस सिलेबस को पढ़ने आए वो सिलेबस है क्या। अगर उस सिलेबस की जानकारी ही नहीं है, उस सिलेबस के बारे में पता ही नहीं है, उस सिलेबस का फोकस ही नहीं पता, तो फिर जो वस्तुएं हैं जो खोज रहे हैं, जैसे टार्च हाथ में और फोकस इधर हो, सामान इधर हो, वैसी थ्योरी हो जाती है। इसलिए क्या न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, क्या मैगज़ीन पढ़नी चाहिए, क्या बुक पढ़नी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या घंटों को यानी कि आवर्स के हिसाब से सिलेक्शन तय होगा या सिलेबस के हिसाब से सिलेक्शन तय होगा। कई लोगों को लगता है कि हम 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, इसलिए आईएएस हो जाएंगे। कई लोगों को लगता है कि नहीं, जो सिलेबस है उसको अगर हम ठीक से प्रेजेंट कर लें तो हम सिविल सर्वेंट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि दूसरा वाला कंडीशन ठीक है, आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये मटेरियल नहीं है। मटेरियल इज़ नॉट कि बुक कितनी मोटी है, मटेरियल इज़ नॉट कि आप कितनी कोचिंग लेते हैं, कितने साल लेते हैं। मटेरियल इज़ कि सिलेबस को कितना समझते हैं। मटेरियल इज़ कि सिलेबस को कितना बेहतर से आए हुए जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से उसको आप प्रेजेंट कर लेते हैं। अगर आपका प्रेजेंटेशन बेटर है, आपकी राइटिंग बेटर है, आप सिलेबस की पूरी जानकारी रखते हैं, तो इसमें कोई दुविधा नहीं, केवल और केवल सुविधा है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन होता है। फिर कोई कितना भी बोले वो 12 घंटा पढ़ा, कोई कितना भी बोलता रहे कि साहब हम तो मतलब मैं क्या बताऊं, मैं तो दिन रात बड़ी मेहनत किया। व्हाट डू यू मीन दिन रात मेहनत किया? आप अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपका प्रेजेंटेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सिलेबस नहीं पढ़ा उसको। तो आप इतना समझ के चलिए कि ये प्रॉब्लम गंभीर है। जैसे डॉक्टर बिना इलाज कैसे, ऐसे दवाई हम लोग मेडिकल स्टोर से ले लें तो वो काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। भाई काम कर गई तो इसका ही मतलब नहीं कि हर बार काम कर जाएगी। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन के साथ लें, एडवाइस के साथ लें, आप पूरे जांच परख के बाद लें, तो संभव है कि वो काम करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो नज़रिया क्या है? नज़रिया ये है, एक व्यू क्या है आपका, एक कंसेप्ट क्या है, एनालिसिस क्या, अप्रोच क्या है,
वो ये है कि हम कैसे सिलेबस को कैप्चर करें। सिलेबस को कैप्चर करने के लिए आपको 3-4 रास्ता अपनाना पड़ता है। देखो, फर्स्ट कि आप बुक्स क्या लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 मैगजीन, नंबर 3 न्यूज़पेपर, नंबर 4 राइटिंग, रीडिंग एंड प्रेजेंटेशन। अगर आपकी रीडिंग्स ठीक नहीं है तो राइटिंग ठीक नहीं होगी, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे नहीं। अगर आपने पढ़ना सीख लिया तो तय है कि आप लिखने की कोशिश करेंगे, भले ही ना लिख पाएँ, बट जो पढ़े हैं कम से कम पता तो है यही लिखना है। लोग पढ़ते नहीं तो लिख ही नहीं सकते, इसलिए पहले पढ़ना फिर लिखना। प्रेजेंटेशन, इट मीन्स प्रेजेंटेशन, जैसे हमने बोला, राइटिंग का जो बहुत ही एक प्रकार रिफाइंड एस्पेक्ट है प्रेजेंटेशन, कि आप उसको किस रूप में प्रेजेंट करते हैं। आपने कभी गौर किया होगा, एक ठेले पे सामान बिकता है, आप जैसे सेब बिक रहा हो ठेले पे, ऐसे ही रख दिया सेब, का भाव है, बोलेगा 100 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो है। एक होता है कि बढ़िया सा फल की दुकान में अच्छे तरीके से एक एक सेब सजा करके बाकायदा रखा हुआ है। सेब वही है, फर्क किसका हुआ है? प्रेजेंटेशन का। आप बारात विवाह में गए होंगे, देखे होंगे, जब आप प्लेट लेते हैं खाना खाने के लिए, लेते हैं ना, तो सबसे पहले आपको पूड़ी नहीं रखी मिलती है, सबसे पहले आपको मिलेगा सलाद, टमाटर, गाजर, मूली, वो स्लाइस करके रखे रहते हैं। जहाँ प्लेट लेंगे वहीं मिल जाएगा। क्यों वहाँ रसगुल्ला क्यों नहीं रखा रहता कि प्लेट लेते ही रसगुल्ला रखा हो? क्यों रसगुल्ला इसलिए नहीं रखा रहता है, रसगुल्ला लास्ट में खाता आदमी, जो पहले लेगा। इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। पहले क्या लिखोगे? लास्ट की चीज पहले लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। कभी घर बनता है, देखा आपने, तो सबसे पहले मजदूर बुलाए जाते हैं नींव खोदने के लिए। कभी गौर किया है कि पीओपी गिरवा दिया है, पुट्टी गिरवा दिया पहले? आपने देखा कि घर बनाना है, सबसे पहले पेंट खरीद के लाया वो, जबकि अभी नींव पड़ी ही नहीं है, पेंट खरीद के लाया। ऐसे नहीं करेगा। चिटकिनी खरीद के लाया, ऐसा नहीं करेगा। या लकड़ी खरीद के लाया, ऐसा नहीं करेगा। सबसे पहले मजदूर बुलाकर गड्ढा खुदवाएगा, फिर सरिया लाएगा, राजगीर मिस्त्री जो होंगे उसको कॉलम वॉलम खड़ा करेंगे। जब पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसमें जब देखेगा चौखट लगनी, ये लानी, ऐसे धीरे 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 एक दिन, तो ये सामान लाने का एक सिस्टमेटिक अप्रोच, घर बनाने का एक सिस्टमेटिक अप्रोच। जो पैसा आपको सीमेंट में खर्च करना चाहिए आपने ख़त्म कर दिया चिटकिनी लाने में। ऐसा नहीं किया जाता। तो कब क्या लाना है, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो जब हम राइटिंग करते हैं तो राइटिंग तो आपको नॉलेज के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कब क्या लाना है, उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो सबसे पहला काम, अगर आप बुक्स की बात करें तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। तो मैं थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन करता हूँ। ठीक। तो सिलेबस के डिस्कशन में अगर हम जाएं तो सिविल सर्विसेज में पहला चैप्टर होता है जो इसका, वो आप देखेंगे तो हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये पूरा उसका नाम अगर देखें तो ये मिला है। लेकिन अगर इसको हम जनरल व्यू में बात करें तो हम सिंपली बोलेंगे कि आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है।
या आपको कहेंगे हिस्ट्री पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है और ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक, तो कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ये तो किताबी है। कॉमन में क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। सेकेंडली क्या करेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। ठीक, और थर्डली क्या करेंगे, जियोग्राफी पढ़ेंगे। अगर इन तीनों को आपने पढ़ लिया तो ये फर्स्ट पेपर आपने पढ़ लिया। फर्स्ट पेपर इट मीन्स 250 मार्क्स, 250 मार्क्स की तैयारी हो गई। ठीक, अब ये बिना हिस्ट्री पढ़े आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ सकते। कोई सोचेगा हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ें, तो हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री पढ़ लें उसके साथ, क्योंकि हिस्ट्री के बीच में आर्ट एंड कल्चर है। जैसे कहा जाए आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां का हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसी में पता चल जाएगा किसने बनवाया। क्यों, आगरा का किला किसने बनवाया, या दिल्ली का किला किसने बनवाया, कुतुब मीनार किसने बनवाया। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके बीच में आपको आइडिया आता रहेगा। ठीक, दैट्स योर आइडिया इज डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री विद आर्ट एंड कल्चर, या आर्ट एंड कल्चर विद हिस्ट्री, नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट। Geography is separate subject. Geography is separate subject. But अब जैसे हिस्ट्री में सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़े से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दुनिया आई कहाँ से, ये कहाँ से आया पृथ्वी, और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन क्यों है फर्स्ट पेपर में। इसलिए है क्यों, जब बिग बैंग का सिद्धांत 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब बिफोर, पहले जब बिग बैंग का एक सिद्धांत, एक मॉलिक्यूल का विस्फोट हुआ, जो एक एथेंटिक थ्योरी मानी जाती है अभी, तो ये सब यूनिवर्स का निर्माण शुरू हुआ जो दिखता है हमको। और यूनिवर्स के इस निर्माण में इस पृथ्वी की बनावट, ये पृथ्वी की एज 4.5 अरब वर्ष है, 4.5 अरब वर्ष ईयर। तो करीब करीब 15 अरब वर्ष में से 4.5 घटाएंगे तो 10.5 बचता है, 10.5। यानी कि मॉलिक्यूल के विस्फोट के 10.5 अरब ईयर के बाद पृथ्वी बनी। ऐसे ही चाहे जितने भी प्लेनेट हैं, पृथ्वी एक प्लेनेट है, जितने भी प्लेनेट हैं, चाहे मार्स हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे मरकरी हो, चाहे कुछ भी, जितने भी यूरेनस वगैरह, वीनस सब हैं, ये सभी बारी बारी से बने होंगे। केवल 8 अगर हम प्लेनेट की बात करें तो उसमें केवल पृथ्वी पर जीवन है। तो पहले तो पृथ्वी बनी तो तुरंत तो जीवन आया नहीं। आपने सुना होगा कि पृथ्वी आग का गोला थी, तो जब पृथ्वी आग का गोला थी तो जीवन कहाँ से होगा उसमें? आग में कहाँ जीवन होता है? आग में तो जीवन मरता है। अभी कोरोना है, आपने सुना होगा कि चाइना में 80 डिग्री पर नोट गर्म किए जा रहे थे। 80 डिग्री टेम्परेचर पर वहाँ अपना नोट गर्म करते थे कि अगर इसमें कोरोना होगा तो मर जाएगा। अगर आप बाहर से कोई सामान लाते हैं, सपोज लड्डू लाया, कोई समोसा लाया, कुछ लाया, उसको माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर दीजिए जोर से, तो उसमें जो सिम्टम्स होंगे मान लिया कोरोना के, वो ख़त्म हो सकते हैं। मतलब एक थ्योरी है ऐसा कि 80 डिग्री पे उसने किया था, तो संभव है कि अब सब्जी में तो कोरोना नहीं होगा ना, अगर इतनी गर्म सब्जी उबल रही है, या तो फिर 300-400 डिग्री पे मरता हो तो पता नहीं। तो जब पृथ्वी आग का गोला था तो जीवन कहाँ से होगा? अभी भी देखिए उसका सर्टिफिकेट एस्पेक्ट कि मैग्मा अभी भी बाहर आता है, यानी पृथ्वी के अंदर आग है।
जैसे कोई गर्म चीज़ होती है, पहले बहुत गर्म होती, फिर धीरे धीरे कम गर्म होती, तो हो सकता है कि समय के साथ ये कम गर्म हुई हो। क्योंकि ज्योग्राफी एक ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। ज्योग्राफी साइंस का सब्जेक्ट इसलिए नहीं, साइंस के सब्जेक्ट वो होते हैं जो बिल्कुल इक्वरेट होते हैं, जिसमें अंदाज़ा होता है, वो ह्यूमैनिटीज़ हो जाते हैं। तो ये अंदाज़ा है कि ऐसा रहा होगा, इसलिए ज्योग्राफी साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें अंदाज़ा है। जैसे मैं इस पंखे को अगर ठीक कर दूं, माना गलती से चल नहीं रहा था, चला दिया, तो मैं इलेक्ट्रीशियन नहीं हो जाऊंगा, ये अंदाज़ा से चल गया। लेकिन दूसरा पंखा उसी अंदाजे से नहीं चल रहा है। तो जो इक्वेरेशी एस्पेक्ट है, जो एक कह सकते हैं मैथोडोलॉजी है हमारे सिस्टम का, वो हमें साइंटिफिक है कि ह्यूमैनिटीज़ है। तो हिस्ट्री क्या है? ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमैनिटीज़। इसलिए कभी कहते हैं ऐसा हुआ होगा, ऐसा कहा होगा। आपने कहा, अब जैसे किसी की बात आप बताते हैं तो क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे ही कुछ बोल रहा था। एक्यूरेट नहीं बता पाते आप, एक्यूरेसी नहीं। जैसे मैं कोई चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी पढ़ाई को किसी को बताना है, नहीं बता पाएंगे कैसे पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे। एक्यूरेसी ला ही नहीं। हाँ ठीक था, समझ में आया था, पढ़ा रहे थे। वो आपके बताने के अंदाज से समझने की कोशिश करेगा। तो बिल्ट क्या करना आपके अंदर कि सब्जेक्ट का नरेटिव क्या होता है। जैसे कल आप कलेक्टर बने और आपके सामने एक कोई लड़का काम कराने के लिए आ जाए, तो आपको पता चलेगा ना ये लड़का है। और अगर एक 70 साल का व्यक्ति हो तो आपको पता चलेगा 70 साल का व्यक्ति है। तो जैसा बिहेवियर आप अपनी उस लड़के के साथ करेंगे, वैसे उस बुजुर्ग के साथ नहीं करेंगे। उसको कह सकते हैं तुम कैसे आए भाई, लेकिन बुजुर्ग को ये नहीं कहेंगे ना तुम कैसे आए। आप कहें हाँ बताइए क्या काम है। मतलब आपका कहने का तरीका बदल जाएगा। ये ह्यूमर है। हम व्यक्ति के हिसाब से हमारा बिहेवियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा बिहेवियर चेंज होगा। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे कुछ और बिहेवियर करेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे कुछ और बिहेवियर करेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे कुछ और बिहेवियर करेंगे। तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पर्टिकुलर बिहेवियर करेंगे। जैसे आप अपने मदर के साथ कुछ बिहेवियर करते हैं, अपने बहन के साथ कुछ बिहेवियर करते हैं, अपने रिश्तेदार के साथ कुछ, ये आप करते नहीं, ऑटोमेटिक क्रिया है। ये एक ह्यूमर है, हो जाता है, होता ही है। आपके पापा चाहे आपके साथ खाना खाते ही होंगे, है ना, लेकिन वो कहेंगे बेटा एक गिलास पानी लाओ, तो आप ये नहीं सोच रहे मेरे साथ तो खाते हैं थे, तो मेरे दोस्त हम नहीं लाते पानी इनको, आप जाके ले लो पानी, बोल के देखो। फिर वो बता देंगे वही आपके बाप हैं। उसके बाद फट से बता देंगे। आपको लगेगा कि मैंने उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, चाय पीते हैं, ये तो हम क्या है, मना कर देंगे तो क्या हो जाएगा। वहाँ पर आपका ह्यूमर जैसे ही इस तरह का हुआ, फिर देखिए पता चल जाएगा तुरंत, एक सेकंड में वही बाप है। क्या बोला? जैसे आपने कह दिया अरे क्या है, लेके पी नहीं सकते हैं क्या? फिर क्या बोले? क्या बोला? क्या बोला? तब तक आप पानी ला रहे होंगे उधर से। ये ह्यूमर का मिसयूज किया आपने, जहां नहीं इस्तेमाल करना था। तो कभी कभी जब हम एज ए ह्यूमैनिटीज हम जब मिस करते हैं किसी चीज़ को, गलत इस्तेमाल करते हैं, तो सामने वाला पकड़ लेता है हमारी गलती। आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन है, हिस्ट्री में ज्योग्राफी में क्वेश्चन है आपको, जैसे ही आप गलत करेंगे पकड़ लेगा एग्जामिनर। वही गलती ना करें, इसलिए हमारी ज़रूरत है, हम सही करेंगे। आप समझे कि नहीं? जो गलती आप अगर वहाँ गलती कर दिए तो वहाँ से सेलेक्ट नहीं करेगा, तो फिर गलती कर करके क्यों सीखना? एग्ज़ाम से पहले सीख लो ना कि वहाँ गलती ही ना हो।
तो हमारी ज़रूरत है। सिलेबस कैसे पढ़ें, किताब कौन सा लें, मतलब आप माना बिना रास्ता पूछे 20 किलोमीटर चले गए, तब पता चला कि ये रास्ता नहीं है, तो पेट्रोल ख़त्म कर लिया आपने, टाइम ख़राब किया, फिर लौटे, दिमाग भी ख़राब किया। उससे बेहतर है कि जो कोने एक आदमी दुकान चाय की लगाए उससे पूछ लो, भैया हरिद्वार किधर जाना है। जैसे नहीं उसने बताया हरिद्वार इधर जाना, अब थोड़ा ठीक हो गया। बस वही काम है क्या कि यूपीएससी कैसे जाना है, आईएएस कैसे बनना है। आज आपको जब मैं अभी पूरे सिलेबस का और इस किताब का एक पेपर का भी हम पूरा एलोबरेट करेंगे और आपको बुक बताएंगे फर्स्ट पेपर का, तो आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तुरंत एक कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा। देखो इसमें जो हमने टॉपिक बताया हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी, क्यों है ना, 3 पोर्शन हो गए। ये सब बेटा ट्रेडिशनल है, हिस्ट्री बदलता नहीं है। अकबर जो करके गए, अशोक महान ने जो किया, देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए जो हुआ, जो लिखा है वो नहीं बदलेगा। इसमें मोदी जी का अध्ययन नहीं हो रहा है कि रोज़ बदलता रहेगा कुछ ना कुछ। करंट मतलब कहने का स्टडी नहीं हो रहा है, इसमें ठहरा हुआ विषय है। ये हिस्ट्री क्या है? ठहरा हुआ विषय। जहाँ जो घटना घटी वो लिख दिया गया, वही चीज़ 10 साल पहले थी, 50 साल पहले थी, 100 साल पहले थी। अगर हजारों साल पुराना इतिहास है तो 1000 साल पहले थी, उसको आपको पढ़ना है। तो इसलिए जो इस्टैब्लिश है उसको आपको पढ़ना है। लैंडलाइन फ़ोन आप समझते हैं ना, घर में लैंडलाइन जानते हैं ना, जो एक जगह रहता है। और मोबाइल का मतलब हर जगह जहां आप हैं। तो इतिहास लैंडलाइन है। फ़ोन की जगह जाएंगे तो फ़ोन मिलेगा, लेकिन मोबाइल हो सकता है ना मिले उस जगह। कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी फ्रिज के ऊपर, कभी किचन में, कभी क्लास में, कभी हो सकता है ऑफिस में, कभी छूट गए, कभी भूल गए, कभी दुकान पर रख के चले आए, कहीं पे भी हो सकता है। तो सतर्क किसके लिए रहना पड़ता है? लैंडलाइन के लिए, मोबाइल के लिए? मोबाइल के लिए। तो सतर्क स्टडी, थोड़ा प्रिकॉशन के साथ स्टडी किस में ज़्यादा करने की ज़रूरत है? जो बदलता रहता है। जैसे कोरोना, कल इतने लोग पीड़ित थे, आज इतने लोग, अरे कितने लोग हो गए भी कल से। अब कल आप किसी ने पूछा भाई देश में कोरोना प्रतिदिन कितना हो रहा, अब आप मई का बता रहे हैं, नहीं चलेगा। मई में तो कुछ हज़ार थे, अभी तो 70,000 हो गए, वो नहीं चलेगा। तो डेटा से अपडेट रहना। तो इसमें कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अपडेट रहना है, वो आगे मिलेंगे कि रोज़ आपको अपडेट रहना है। और अपडेट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यूज़पेपर और मैगज़ीन का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन एंड बुक्स। और ये बुक्स तो आपको ट्रेडिशनल चीज़ों को पढ़ने में मदद करेगा। बुक्स जब लिखी गई, अगर 2012 में कोई किताब लिखी गई है, 2013 की नॉलेज नहीं होगी। लेकिन अगर 2013 में नॉलेज लेना है तो 2013 या 14 की कोई किताब लेनी पड़ेगी, जो अपडेट होने वाली चीज़ें रहती हैं। ओके, तो इसमें अपडेट, अपग्रेडेशन भी है और ठहराव भी है। तो हिस्ट्री कैसा विषय है? ठहरा हुआ। ज्योग्राफी कैसा है? ऑलमोस्ट ठहरा हुआ। बट इसमें अगर कोई इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जब हम 3rd पेपर में पढ़ाएंगे, इसमें नहीं है, 3rd पेपर में, तब हम उसमें आपको थोड़ा बदला हुआ विषय बताएंगे। जैसे पेड़ कट रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ऐसा चीज़ है ना। तो मैं धड़ाधड़ पहले आपको सिलेबस का पूरा बता देता हूँ, फिर एक एक पॉइंट लेकर इसको बताऊँगा। सिलेबस को पहले आपको बता देते हैं पूरे सिलेबस में क्या है। देखो, फर्स्ट पेपर के भीतर अभी आपने देख लिया हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी बच्चा 3 प्रकार से समझो। ज्योग्राफी के 3 टाइप और हिस्ट्री के भी 3 टाइप। देखो, हिस्ट्री में जब हम जाते हैं तो हिस्ट्री को हम कालखंडों में बांटेंगे।
पीरियड्स में बांटेंगे। एक एंशिएंट करेंगे, मेडुअल करेंगे एंड मॉडर्न करेंगे, ठीक। और थोड़ा सा हम वर्ड हिस्ट्री की भी बात करेंगे, वर्ड हिस्ट्री भी इसमें शामिल है, आर्ट एंड कल्चर। तो एक प्रकार से एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न, वर्ड, आर्ट एंड कल्चर, कितने हो गए? 5। इतिहास है बट उसको हम डिवाइड, वर्ड हिस्ट्री थोड़ी अलग है क्योंकि इंडियन नहीं है, आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल अलग नहीं है क्योंकि उसी का पार्ट है। और एंशिएंट, मेडुअल एंड मॉडर्न हमने कहा तो इसका मतलब साफ है कि हमने सिर्फ बांटा है। जैसे हमने कहा ड्राइंग रूम, हमने कहा बेडरूम, हमने कहा डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम, हमने एक घर का कई हिस्सा बताया, घर एक ही है। तो हिस्ट्री क्या हुआ? हिस्ट्री इज अ होम, बट उसका ड्राइंग रूम ये है, डाइनिंग रूम ये है, बेडरूम ये है, एंशिएंट ये है, मेडुअल ये है, मॉडर्न ये है। अगर एंशिएंट से हम लोग चलते हैं तो हम इंडस सिविलाइजेशन से चलते हैं, वैदिक पीरियड में आते हैं, भक्ति काल में आते हैं, भक्ति पीरियड में आते हैं, मौर्याज पीरियड में आते हैं, लेटरल मौर्याज में जाते हैं, गुप्ताज पीरियड में आते हैं, लेटरल गुप्ताज, ये हम लोग एंशिएंट में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जब मेडुअल में आते हैं तो हम सल्तनत काल पढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता पहले, फिर इल्तुतमिश की बात, रजिया सुल्तान की बात, ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हैं। और कहाँ तक आते हैं? लोदी वंश तक, 5 वंश, 1526 तक। उसके बाद फिर बाबर आएगा, तो हम कहाँ से चलेंगे? मुग़ल काल से। कहाँ तक चलेंगे? औरंगजेब तक, 1707, 1707। उसके बाद औरंगजेब जब मर जाता है तब इतिहास थोड़ा बदल जाता है। उसके बाद वहाँ से शुरू करेंगे तो धीरे से हम लोग 1857 तक आते आते इंडियन नेशनल मूवमेंट में चले जाएंगे, आज़ादी की लड़ाई में, और 47 आकर आज़ादी मिल जाएगी, इतिहास खत्म, ठीक। ये हमारा पूरा इतिहास हो गया। लेकिन अगर हम लेटरल गुप्ताज पीरियड, जैसे कि हमने कहा इंडस सिविलाइजेशन ना, हमने फिर कहा वैदिक पीरियड, फिर हमने कहा लेटरल वैदिक पीरियड, भी वैदिक पीरियड में लेटरल वैदिक पीरियड जोड़ दें, एक ऋग वैदिक होता है, एक लेटरल होता है, कॉम्बिनेशन कर देंगे तो वैदिक पीरियड बोलिए। फिर भक्ति काल हम लोग बोलते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जैन धर्म वगैरह के। फिर आएगा मौर्याज पीरियड, फिर लेटरल मौर्याज यानी मौर्याज के बाद, फिर गुप्त काल, फिर लेटरल गुप्ताज यानी गुप्त के बाद। उसके बाद फिर हम मेडुअल की ओर चल देंगे, फिर सल्तनत, वही कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ जो पहले गुप्ता लेटरल तक किया, ये ऑलमोस्ट एंशिएंट हिस्ट्री बता दिया आपको। उसके बाद जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, मोहम्मद गोरी, गजनवी, ये सब बताने लगते हैं ना, यहाँ से हम मेडुअल शुरू करते हैं। और ये कहाँ तक पढ़ाते रहते हैं? औरंगजेब की मृत्यु तक। औरंगजेब के मरने के साथ मेडुअल हिस्ट्री खत्म हो जाती है, और वहाँ से शुरू होता मॉडर्न इंडिया। अगर कोई आपसे पूछे कि मॉडर्न इंडिया कहाँ से शुरू होता है, तो आप बोलिए 1707, जहाँ से औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में 2 पार्ट, दैट इज़ एक उसी में इंडियन नेशनल मूवमेंट, जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, और 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त को आज़ादी मिली। तो ये मॉडर्न इंडिया शुरू हुआ। तो मॉडर्न, मेडुअल एंड एंशिएंट, हिस्ट्री खत्म, वर्ड हिस्ट्री, और इसी के बीच में आर्ट एंड कल्चर, जैसे नक्काशीदार ये बनना, मेहराब मकबरे में बनाना, ऐसे बनवाते थे ना लोग। तो जिंदा जिंदा अपना मकबरा बनवाते थे, लोग जिंदा रहते थे, अपने सामने मकबरा बनवाते थे। भाई जब ये मुमताज़ महल मर गई तो उनकी याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, ठीक। तो शाहजहाँ ने जो ताजमहल बनाया वो मकबरा है। ताजमहल क्या है? एक मकबरा है ना, वहाँ मुमताज़ महल और जो शाहजहाँ का कब्र है ना वो तो। और जब मुमताज़ महल का कब्र बनाया गया तो शाहजहाँ ने कहा होगा ना कि यहीं बगल में जब हम मर जाएंगे तो हमारा भी बना देना, यहीं अपना बनवा के गया वो। मुमताज़ महल मर गई, उसके बाद जब शाहजहाँ की मौत आई तो वो भी वहाँ पे दफना दिया गया। तो लोग देखिए अपना कब्र कितना बढ़िया बनाते के जाते थे,
जैसे मतलब ये हिस्ट्री हो गया, ये हिस्टोरिकल। तो कहने का मतलब है कि ये जो मेहराब वगैरह ऐसा नक्काशी तुरानी, ईरानी, अरबी, तरह तरह की कलाओं का कॉम्बिनेशन, भाषा है, तुर्की भाषा है जैसे उसके बाबर के टाइम में थी। तो भारत में देखे होंगे पहले संस्कृत थी, पाली आई, अरमाइक आई, खरोष्टी आई, तुर्की आई, अरबी आई। जो जैसे लोग आएंगे वही तो बोलेंगे ना। फिर बाद में अंग्रेज आए तो अंग्रेजी भी आई, फ्रांसीसी आए तो फ्रेंच भी आई। लास्ट में चूंकि अंग्रेज थे वही भाषा हमारे पास रह गई। लेकिन कई भाषा तो अभी भी हम अरबी तुर्की में बोलते रहते हैं, अरबी में, जैसे दाखिल खारिज, सिर्फ, खुद। कई उर्दू की भाषा बोलते रहते हैं, बोलते में हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, संस्कृत भी, पता ही नहीं रहता, वो तो आदत में आ गया। जैसे मेरा माइंड खराब है तो माइंड क्या है, अरे तुम खुद ही कर लो यार अपना जो करना है। तो खुद ही क्या है, स्वयं, स्वयं हिंदी है, खुद बदल गया ना। बोलते रहते हैं, उर्दू बोलते रहते हैं, और जनाब क्या हाल है, कोई बोले और भाई क्या हाल है, कोई बोले और जनाब क्या हाल है, कोई कहे तशरीफ रखो, कोई अरे बैठो यार। पता नहीं चलता है, आदत में हो गया ये। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हर भाषा का सामना हुआ। क्यों ताजमहल है, क्यों कुतुब मीनार हैं, क्यों आगरा का किला ऐसा है? भाई इसलिए ऐसा है क्योंकि वो ऐसे थे। जो जैसा होगा वैसे ही तो सोचेगा, वैसे ही तो बनाएगा। तो जो हमारा रहन सहन होता है, हमारा खान पान होता है, जो हमारा उठना बैठना होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। ये हमारा कल्चर है। आप क्या समझे? कल्चर किसी के लिए चुनौती नहीं होती। जैसे किसी दूसरे का कल्चर हमारा कल्चर, उनका कल्चर उनका है, हमारा कल्चर हमारा है, हम क्यों चक्कर में पड़े? कोई उनका कल्चर खराब है, कल्चर खराब नहीं होता। कल्चर कल्चर होता है केवल। क्या समझे? कल्चर केवल कल्चर होता है। कल्चर ना अच्छा होता है ना कल्चर खराब, कल्चर कल्चर होता है। जैसे हमारी मोटरसाइकिल, आपकी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल है, अच्छी खराब क्या है यार? कल हम लोग 70-80 साल को हो जाएंगे, बुढ़ा जाएंगे, गालों में झुर्रियाँ आ जाएंगी, कहेंगे आदमी ही खराब है। अरे बुढ़ापे में तो ऐसे ही रहता है। अब एक लड़का आएगा 20 साल का, बिल्कुल टाइट हो गया, बोला है बुढ़े, तो आदमी कहेगा 60 साल पहले तेरे से ज़्यादा स्मार्ट थे। क्या बात करता है तुम? हाँ, ये शक्ल, ये सूरत, चाउमीन कल्चर। तुम लोग चाउमीन खाते हो ना, हम लोग कलेवा खाते थे, कलेवा। शाम को 3 रोटी और सब्जी माँ बचा के रखती थी, ब्रश करते थे, गरम करके वही खाते थे। और तुम लोग टोस्ट, ब्रेड, ये चाय, चाउमीन। बट अभी भी दौड़ सकता मेरे साथ, ना पछाड़ दूँ तुझे, ऐसे चैलेंज देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपने उसको चुनौती दे दी। ए बुढ़े, वो कहेगा तेरा बाप बुढ़ा होगा है ना? तो किसी के उम्र के हिसाब से चुनौती, इसे हम लोग कानून में बोलते हैं कि आर्टिकल 14 जब पढ़ाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी है, सब में इक्वलिटी है, लेकिन एक प्रोटेक्शन भी है, समानों में संरक्षण की बात कही जाती है। जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है, उसको विकलांग के साथ दौड़ाओगे तब इक्वलिटी होगी। तो बूढ़े को किसके साथ रखना चाहिए? जवान के साथ रखोगे तो वो हो जाएगा ना, जस्टिस नहीं होगा। तो कल आप जब अफसर बने और एक लड़के की तरह, एक 20-25 साल के लड़के की तरह एक 80 साल के आदमी को हड़का देंगे तो सब गाली आप ही को देंगे, चाहे आप कलेक्टर ही रहिए। कहीं कैसा बदतमीज आदमी है, इसके माँ बाप ने संसार भर पढ़ लिख के कलेक्टर हो गया होगा, लेकिन इसको कोई तमीज नहीं है। समझ गए कि नहीं?
सिलेबस में बेटा ये जो हमने आप लोगों को बताया कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड व्हाट एवर जो भी चीज़ें बताई, ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा। उसी चीज़ को अपने ढंग से ये एलोबरेट किया है। सिलेबस आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आएगा ज्योग्राफी की बात। ज्योग्राफी को और हिस्ट्री को हम कॉम्बिनेशन, देखो क्या होता है, ज्योग्राफी का हिस्ट्री का मतलब होता है तिथियों का अध्ययन रहता है उसमें। हिस्ट्री बगैर तिथि से नहीं चलता, बिना डेट के नहीं होती हिस्ट्री। जैसे आप कहेंगे कि बाबर कब आया, तो बताना पड़ेगा 1526। बाबर की डेथ कब हुई, बताना पड़ेगा कि 1530। ये सब तिथि से चलेगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पानीपत का जो युद्ध था, वार था, वो कहाँ हुआ, जब कहाँ हुआ तो स्थान पूछ रहा, प्लेस। प्लेस इट मीन्स ज्योग्राफी, डेट इट मीन्स हिस्ट्री। भूगोल में स्थानों का अध्ययन होता है और इतिहास में तिथियों का अध्ययन। भूगोल का मतलब जैसे कहेंगे इंडिया कहाँ है, तो विश्व के मानचित्र में इंडिया को ढूंढना पड़ेगा ना, इंडिया यहाँ है, तो इंडिया क्या हुआ, एक स्थान हुआ। अमेरिका क्या हुआ, एक स्थान हुआ। तो ये किस में स्टडी करेंगे आप, ज्योग्राफी में। इंडिया कब आज़ाद हुआ, अब किस में चले गए आप, हिस्ट्री में। जैसे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कब बने, किस में चले गए आप, हिस्ट्री में। और मोदी जी जब चुनाव कहाँ से लड़े, किस में चले गए, ज्योग्राफी में। तब आप बताएंगे कि इंडिया में खूब बनारस है, वहाँ पर लड़े थे, ठीक। तो इसलिए अब देखो, इसमें दूसरा पक्ष देखो। यहाँ पर अगर हम आपको थोड़ा सा ये बताएं कि एक अगर हम ग्लोब बनाएं, देखो थोड़ा ऐसा समझिए, दिख रहा होगा, ये सूर्य है, सन इज स्टेशनरी। सूरज जो होता है वो एक जगह पे होता है, प्लेनेट उसके चक्कर लगाते हैं, ठीक। अब अगर हम इसको ऐसे करें, एक बुध है, मरकरी बोलते हैं, इसको शुक्र क्या बोलेंगे, वीनस, फिर अर्थ यहाँ पर आया, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 वरुण तक जाते हैं। मतलब प्लूटो हुआ करता था नवा, वो 2006 से अब उसको ग्रह नहीं मानते, 2006 से उसे ग्रह की, प्लेनेट की जगह से हटा दिया गया। पहले 9 होते, तब 8 होते हैं, ठीक। पृथ्वी कहाँ पे है, यहाँ पर है। हम जब इन सब का स्टडी करते हैं तो यूनिवर्स स्टडी कहा जाता है। जब इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, तारों के बारे में, सूर्य के बारे में, सन इज ए स्टेशनरी बट सन इज ए स्टार। सूरज एक तारा है, सूरज भी एक तारा है। तो जब इनको पढ़ेंगे इसके भीतर, तो क्या पढ़ेंगे, अब इसको भी डिवाइड कर रहे हैं आपको। अभी ज्योग्राफी बताया ना, तो जो जैसे हमने हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न नहीं बताया ना, वैसे मैं ज्योग्राफी को भी डिवाइड कर रहा हूँ। तो ज्योग्राफी में फर्स्टली क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे यूनिवर्स। पहले देख तो लें दुनिया कहाँ है, ये यूनिवर्स कहाँ है। और इसी यूनिवर्स में से हमने क्या निकाला, अर्थ। क्या पढ़ना है हमको, पृथ्वी। अगर हमने पूरे अर्थ का अध्ययन किया तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा मालूम है, सारे कॉन्टिनेंट्स, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक, दक्षिणी ध्रुव जो है, उत्तरी जो पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। समुद्र भी पढ़ेंगे,
ठीक, जब हम पूरी पृथ्वी को पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। जब हम इस अर्थ को निकालेंगे ना, अभी तो यूनिवर्स की स्टडी किया, यूनिवर्स में से हमने अर्थ को निकाल लिया, तो अब किसकी स्टडी हो जाएगी? वर्ल्ड की। और इसी वर्ल्ड के भीतर एक इंडिया है, इसी वर्ल्ड में जाएंगे तो इंडिया मिलेगा, और जब इंडिया की स्टडी करेंगे तो बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहले यूनिवर्स, उसमें से निकाला अर्थ, अर्थ दैट इज अ वर्ल्ड ज्योग्राफी। अर्थ में से निकाला इंडिया, दैट इज अ इंडियन ज्योग्राफी। उसमें से अगर उत्तराखंड निकाल लें तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी। उसमें से अगर देहरादून खींच लें तो बोले देहरादून की ज्योग्राफी। तो हम अगर पीछे जाएं तो सबसे पहले कहां से पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिवर्स। हमने क्या बोला? 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब ईयर बिफोर क्या हुआ था? बिग बैंग। एक मॉलिक्यूल के विस्फोट से ये बना, ऐसा कहा जाता है। बिग बैंग का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ बिग बैंग। तो एक मॉलिक्यूल जो मटर के दाने के बराबर था, उसके ब्लास्ट होने से यूनिवर्स बन गया। पता नहीं कितनी ताकत थी उसमें। और उसमें पृथ्वी बनने में 10.5 अरब वर्ष लग गए, यानी पृथ्वी 4.5 अरब वर्ष पुरानी, इसलिए 15 अरब वर्ष पहले था, तो 4.5 अरब ईयर इसकी एज है। और उसमें भी जीवन कब आया? इसको खंड में बांटेंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे। अग्निश चट्टान सबसे पहले क्या रहा होगा, फिर बर्फ कब आया, कब इंसान आया, कब मछली आई, कब नदियां, क्या क्या धीरे धीरे तो आया होगा ना। सब जब सिस्टमेटिकली वहां से चलेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहां से आए और आप हैं कौन, और हम आपके हैं कौन। तो हम कहेंगे हम साथ साथ हैं, हाँ, है ना। अगर कोई पूछे कि हम आपके हैं कौन, तो बोलो हम साथ साथ हैं। तो हमारे पूर्वज कौन थे, कहाँ रहते थे, कैसे थे, सबकी जानकारी मिलेगी। हमारे पुरखे, क्योंकि सबसे पहले मानव कहाँ मिला, वही तो हमारा पूर्वज है। पहला इंसान कौन था? पहला इंसान मिला अफ्रीका के जंगलों में। इसका मतलब है कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे अर्थ में अफ्रीका का जो प्लेस था, अफ्रीका का जो जगह था, वो मानव की उत्पत्ति के लिए इकोलॉजिकल मैनेज हो गया था। क्यों? अगर चीन से कोरोना आया और माना क्रिएटेड नहीं है, किसी जानवर से आया, किसी जानवर से चमगादड़ या जो भी कहते हैं कि इंसान में आया, अगर वहाँ से इंसान में आया तो वहाँ चमगादड़ खाते हैं इसलिए आया, इंसान वगैरह उसमें होता है। तो अब चूंकि ये सांस से फलाना से फैलता है तो फिर फैल गया। तो कोरोना के ओरिजिन का प्लेस चाइना है, तो इसका मतलब चाइना की इकोलॉजी में कोरोना हो सकता था, तभी तो हुआ। इंडिया में तो हुआ नहीं। इंडिया में तो फैला, शुरू तो हुआ तो वहां ना। ऐसे प्लेस वाइज इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सिचुएशंस जो बनते हैं। इकोलॉजिकल कहीं पर सिचुएशन बना तो मानव आया। 80 लाख पहले, 80 लाख साल पहले ये शिवालिक की पहाड़ियों पर रामापिथकस नामक पहला व्यक्ति मिला। अब वो कहां से आया? अगर आपसे पूछे कि आपके पिताजी का नाम क्या है तो आप बता देंगे। फिर पूछें कि उनके पिताजी का नाम क्या है, वो भी बता देंगे।
लेकिन जैसे हमने कहा कि उनके पिताजी का नाम क्या है, जबान लड़खड़ाने लगेगी। फिर मैं पूछूंगा उनके पिताजी का नाम बताइए, आपको पता ही नहीं होगा। एक आदमी की औसत एज अगर 100 साल भी मान लीजिए, 80 से 80-90 तो जीता नहीं है। 200-250 साल के बीच में 4 से 5 पीढ़ियों का अवतार हो जाता है। मतलब ये तो मैं बहुत ज़्यादा बता दिया। 100-125 साल में 4-5 पीढ़ियाँ हो जाती। हमें 100-125 साल का इतिहास नहीं पता है कि हम आए कहाँ से, और हम कहते हैं कि सबसे बड़े खानदान के हम ही हैं। खानदान का पता ही नहीं है भाई। आप 3-4 पीढ़ी के बाद आपको नाम तक नहीं पता है। ये तो हम प्रेजेंट करंट सिचुएशन के हिसाब से अपना खानदान मजबूत बता रहे हैं। हिस्ट्री में अगर आप बाबर से जाके पूछिए तो बाबर का अपना इतिहास मिलेगा। बाबर मिलेगा, फिर हुमायूं मिलेगा, अकबर मिलेगा, जहांगीर मिलेगा, शाहजहां मिलेगा, औरंगजेब मिलेगा, और ऐसे करते करते बहादुर शाह जफर तुती है। 19 पीढ़ियां मिलेंगी। बाबर से बहादुर शाह जफर दुती तक 19 पीढ़ियां हैं। हमें कितनी पीढ़ियों का नाम याद है ना? कहने का मेरा मतलब है कि जो समय के साथ इतिहास धूमिल होता जाता है, लेकिन अगर यही दस्तावेज बनाया जाए, सपोज आप लोग अपने घर का इतिहास लिखें कि मेरे पिताजी 3 भाई थे, मेरे दादाजी 4 भाई थे, ऐसे इतिहास बनाते हुए चले छोड़ते जाएं, तो हम भी हजारों साल का इतिहास बता देंगे लोगों। किसी ने लिखा ही नहीं, क्योंकि हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं समझे गए। यूनिवर्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड में से निकाला है इंडियन ज्योग्राफी। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो 3 ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें। सबसे पहले जमीन पे क्या है, दूसरा समुद्र में क्या है, तीसरा आसमान में क्या है। एक पढ़ते हैं लिथोस्फीयर, जो जमीन की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। जब हम समुद्र का अध्ययन करते हैं तो हाइड्रोस्फीयर, और जब आसमान की तरफ चलते हैं तो एटमॉस्फेयर। तो अर्थ में क्या पढ़ेंगे? 3 ज्योग्राफी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो ये पूरे दुनिया का मतलब पूरे अर्थ को हम समझ जाएंगे। फिर उसके बाद जब इंडिया में आएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? लिथोस्फीयर। किसका? इंडिया का। तो क्या मिलेगा? नदी मिलेगी, जंगल मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, मैदान मिलेंगे, खेती बाड़ी की जगह मिलेंगे, ये सब पढ़े। वन मिलेंगे, फॉरेस्ट, ठीक। और अगल बगल में चूंकि समुद्र है वो भी पढ़ेंगे। बे ऑफ बंगाल, अरबियन सागर, हिंद महासागर पढ़ेंगे ना, समुद्र भी हो गया। और एटमॉस्फेयर, कैसा हमारा क्लाइमेट है, कैसा जलवायु। मसूरी में ठंडा रहता है, वहाँ पे ये रहता है। माशिनराम में बहुत बारिश होती है, चेरापूंजी की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आती है, बिहार में क्यों बाढ़ इतनी आती है, क्यों असम में इतनी बाढ़ आती है, क्या दिक्कत है भाई, बाढ़ क्यों आती है। सारी रीजनिंग, सारी चीज़ जानेंगे आप, A to Z। हिमालय की क्या रोल है और समुद्र की क्या भूमिका है। जो दक्षिण पश्चिम, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, वो इंडिया में कैसे आता है, कब आता है। जैसे आजकल बारिश हो रही है, क्यों बारिश हो रही है, जनवरी में इतनी बारिश क्यों नहीं होती, क्यों अभी इतनी बारिश होती। ये सब की जितनी भी टोटलिटी में सब की जानकारी किसके अंदर पढ़ेंगे? ज्योग्राफी के अंदर। जब इतनी पूरी तैयारी हो जाएगी तो ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट होगा। अभी जितना मैं बोला अगर उतना लिख दिया जाए तो जितना इस सिलेबस में लिखा है उससे 5 गुना हो गया कि नहीं। ये सब तो लिखा ही नहीं है इसमें, है ना। तो जो ये इंट्रो है, ये जो बच्चा, ये इंट्रो है।
एलोबरेट तो हम करेंगे, ये इंट्रोडक्शन है। अब हमने फर्स्ट पेपर का थोड़ा डिटेल किया, अब मैं आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ थोड़ा सा सरसरी नज़र से बता देते हैं। फर्स्ट पेपर तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड साइंस एंड आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी, थोड़ा सा डिटेल कर दिया। अब जो डिटेल बोल रहे हैं इसको पकड़ पकड़ के पढ़ाना है, अलग अलग टाइप का, है ना। अब जैसे हम यूनिवर्स पढ़ाने लगेंगे तो पूरा यूनिवर्स पहले बताएंगे, फिर पृथ्वी पढ़ाने लगेंगे तो पूरा ज़मीन के बारे में बताने लगेंगे, ज़मीन के अंदर भी जाएंगे, लिथोस्फीयर, ज़मीन के अंदर मैग्मा, भूकंप कैसे आते हैं, कैसे लावा, ये सब कैसे आप देखते नहीं है, ये जो क्या बोलते हैं ज्वालामुखी वगैरह जो आते हैं, वैल्कनो वगैरह, ये सब पूरी स्टडी इसके अंदर। सेकंड पेपर में सबसे 4 सेक्शन हैं। सेकंड पेपर में पेपर सेकंड 250 नंबर का है, बट सेक्शन इसमें 4 है, ठीक। और वो चारों सेक्शन में सबसे पहले आप लोग इसको ठीक से एक बार सिलेबस देखना चाहिए, है ना। फिर भी मैंने बोल रहा हूँ कि जो सिलेबस उसमें लिखा है उससे 10 गुना ज़्यादा हम लोग पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि उसमें जो लिखा है वो इंट्रो है, एनालिसिस नहीं है, वो सिग्नल है। देखे होंगे एक छोटा सा सिग्नल बड़ी सी ट्रेन को पास कर देता है, वैसे सिलेबस इज अ सिग्नल। Syllabus is not elaboration, not analysis, not a complete behavior. Syllabus is a signal of your competition. यह वह रास्ता है जो लिखा है कि मसूरी का एरो बना दिया, बट मसूरी तो 40 किलोमीटर है, एरो बना दिया है ऐसे, इतना छोटा सा एरो लेकिन जाना 40 किलोमीटर है। तो सिलेबस इज अ सिग्नल। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और डरना मना है ना। हाँ, तो इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस में एक टॉपिक मिलेगा आपको इंडियन पॉलिटी ऑब्लिक कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो हम पढ़ाएंगे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक टॉपिक। फिर दूसरा जो टॉपिक, ये ख़त्म हो जाएगी, काफ़ी टाइम लगेगा, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा जिससे देश चलता है, जिस संविधान पर। सेकंड आता है दैट इज़ अ सोशल जस्टिस, है ना। अगर हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो जैसे हम गरीबी, बीमारी, परेशानी, महिला, पुरुष, बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस को पढ़ेंगे। और सोशल जस्टिस कैसे? जैसे कानून के समक्ष, कानून के सामने सब बराबर होते हैं, जो लॉ होता है हमारा, कोई भी अपराधी हो। देखो अभी वो आपने मुंबई में देखिए सुशांत सिंह केस के मामले में, और चाहे कोई फिल्म स्टार हो, चाहे जैसा हो, अगर कोई गड़बड़ किया है तो पकड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अमीर है तो छूट जाएगा, और गरीब भी अगर गड़बड़ करेगा तो पकड़ा जाएगा। कानून सबके लिए है, तो लॉ के सामने सब इक्वल, संविधान के सामने क्या है, सब इक्वल। अमीर आदमी तब भी एक ही वोट देता है कि नहीं, और गरीब आदमी एक ही वोट देता है, सब इक्वल है। ऐसा नहीं अमीर आदमी का एक वोट 10 वोट गिन लिया जाएगा। अंबानी साहब भी वोट देते हैं ना, तो एक ही वोट देते हैं, और जो गांव में सब्जी बेच रहा है ना, खेती कर रहा है, उसका भी एक वोट उतना ही वैल्यू का होता है। हमें चाहिए सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस कहाँ से मिलेगा? संविधान से। तो एक टॉपिक हम लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक है सोशल जस्टिस, एक इसमें मिलता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है बच्चा शासन, गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, है ना। तो शासन कैसे है हमारा, उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। अभी तो हम एक इसको एलोबरेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टॉपिक बता रहे हैं आप। और लास्ट होता है इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको बोलते हैं जैसे चीन से संबंध, नेपाल से संबंध, अमेरिका से संबंध,
किसी संयुक्त राष्ट्र संघ में आपकी क्या भूमिका है, ब्रिक्स में क्या है, सार्क में क्या है, G20 में क्या है, जितने भी तरीके के द्विपक्षीय यानी कि एक देश आपस में संबंध रखते हैं, पूरी दुनिया के देश आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, ये सब की पूरी जानकारी, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। तो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा सोशल जस्टिस, तीसरा गवर्नेंस एंड फोर्थ इज अ इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद तब देखेंगे तो थर्ड पेपर में ये जो मैंने बताया इसके अंदर जो लिखा है, अब इसमें जो लिखा है वो छोड़ दो, इससे कई गुना मैंने बोला ना कि इसमें हम लोग काम करेंगे। जो थर्डली है, जो थर्ड पेपर है, उसको आप देखेंगे तो एक आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। जैसे आजकल अखबार में पढ़े होंगे कल कि जीडीपी गिर गई, पढ़ा कि नहीं? जब काम धंधा सबको रुका हुआ है तो जीडीपी तो गिरेगी। विकास दर बोलते हैं इसको, डेवलपमेंट का एक स्टैंडर्ड होता है जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट, जो प्रोडक्ट होता है हमारा वो गिर जाता है। जीडीपी ग्रॉस लेवल पे गिर गया कोई चीज़, गिरेगा कैसे? जैसे सपोज हम पढ़ाते हैं, अब हमारे यहाँ कोरोना के कारण तो एडमिशन नहीं लेंगे लोग, है ना? अगर एडमिशन नहीं लेंगे तो फीस नहीं मिलेगी, फीस नहीं मिलेगी तो हम टैक्स भी कम देंगे, सब चीज़ कम हो जाएगा ना। हमारे यहाँ भी हमारी ख़रीदारी कम हो जाएगी। आपने कभी गौर किया होगा कि कोरोना के इस टाइम में बहुत लोग बाहर खाना नहीं खाते, सैटरडे संडे परचेजिंग कम करते हैं। अब सब्जी, आटा, दाल, चावल में ही फंसे हुए हैं लोग। तो जब आप परचेज नहीं करते, हर चीज़ पे टैक्स है, तो टैक्स भी कम जा रहा होगा। तो परचेज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनकम कम है। अकॉर्डिंग टू इनकम एक्सपेंडिचर होगा ना। इनकम अगर घट गई है, इस समय आप किसी से पूछिए, कार और खरीदने के मूड में नहीं होगा, बैंक से लोन लेने के मूड में नहीं होगा, वो सोचेगा यार किसी तरह इस टाइम को निकालो। पढ़ाई लिखाई देखो, खान पान, ये चिकित्सा, ये सब तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पे तो लोग गौर करेंगे, लेकिन अननेसेसरी जो लग्जरियस लाइफ है उससे वो बाज आएंगे। अगर माना मेरे पास कार ना हो और मुझे कार खरीदना हो, तो इस कालखंड में तो कार तो भूल ही जाएं, तेरी ऐसी की तैसी। जब दिन अच्छे आएंगे तब कार लाएंगे, है ना? तो माना ऐसा, मेरे पास तो संयोग से है एक छोटी सी गाड़ी, लेकिन मतलब एक बात कह रहे हैं आपको कि अगर कार किसी को लेना है तो इस समय ले सकता, तब भी नहीं लेना चाह रहा होगा, इसीलिए तो कार बिकी नहीं उसकी। बिकी होगी, कम बिकी होगी, कुछ लोग तो लिए ही होंगे। तो जब बिकी नहीं, टैक्स नहीं जाएगा ना, तो सरकार के पास पैसा नहीं, तो सरकार भी हुल्लू लुल्लू। जब सरकार के पास पैसा नहीं तो जैसे आदमी वैसे सरकार भी कहेगा। सरकार बाढ़ में पैसा कम दे पाओगे, बीमारी में कम कर पाओगे, कोरोना का इलाज ठीक से नहीं होगा, सारा खेल किसका है? पैसे का। और वो पैसा कहाँ से आता है? जनता से। तो जनता तो सब गरीब हो गई है। तो इंडियन इकोनॉमी क्या है? इंडियन इकोनॉमी देश की अर्थव्यवस्था, जैसे संविधान क्या है, इंडियन पॉलिटी हमने बोला था कि नहीं? इंडियन पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था हिंदी में। ये राजकाज कैसे चलता है उसका सिस्टम, और इस राजकाज के भीतर इकोनॉमी कैसे चलती है उसका सिस्टम इंडियन इकोनॉमी। तो राज व्यवस्था सेकंड पेपर और अर्थव्यवस्था, पैसे वाली व्यवस्था थर्ड पेपर। तो राज व्यवस्था पहले समझो, फिर पैसा समझाएंगे तुमको, ठीक? और इसके भीतर क्या क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी है। एक अंदर आएंगे, छोटा छोटा टॉपिक मिलेगा। इंटरनल सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा, ठीक? इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे। डिजास्टर आप समझते हैं ना बच्चा? बादल फट जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए,
ज्वालामुखी फट जाए, किसी और तरीके का डिजास्टर, जैसे ये क्या है, ये कोरोना क्या है, दैट इज डिजास्टर, ये डिजास्टर है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसकी जानकारी देंगे। जिस देश के पास, जिस सरकार के पास, जिस शासन के पास, जिस जनता के पास जितनी कम सुविधाएं होंगी, डिजास्टर उसको उतना ही जल्दी खत्म कर देगा। तो देश हो या नागरिक हो उस देश का, डिजास्टर से बचने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्स। और रिसोर्स कैसे मिलेगा? पैसे से। तो पैसा अगर जनता के पास नहीं होगा तो वो मास्क भी नहीं खरीद पाएगा। कई लोग मास्क नहीं लगाते, है ना, नहीं लगाते, देखा होगा, बाजार में देखेंगे आप लोग, नहीं लगाते। अब मास्क इसलिए नहीं लगा पाते, एक तो कई भूल जाते होंगे, चले जाते होंगे, ऐसे कई होंगे जो भूल जाते हैं। दूसरा, कई ऐसे होंगे जो मास्क को उसको कुछ समझते ही नहीं होंगे, तेरी ऐसी की तैसी, ये मास्क को कोई बात नहीं। और एक तीसरा वर्ग होगा जिसके पास बेटा मास्क खरीदने का भी पैसा नहीं होगा। ये कोई अपवाद नहीं है, इस देश में हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, और उस गरीब में से हर चौथा व्यक्ति हो सकता मास्क भी ना खरीद पा रहा हो। बच्चों के लिए रोटी की व्यवस्था करें कि जाए 50 रुपये का मास्क खरीदें। तो ऐसे देश में सरकार को क्या करना चाहिए? डिजास्टर में सरकार को क्या करना चाहिए? जैसे कोई पानी में डूब रहा होता है तो कोई ये कहता है क्या कि बचाने का 1000 रुपया है, सरकार अपना ले जाए रेस्क्यू करने के लिए और बोले वहीं से 1000 रुपये फीस जमा करो तो बचाते हैं तुमको। उसको हेलीकॉप्टर से किसी से बचा लेते हैं ना, इतना एक्सपेंडिचर के साथ बचाते हैं। अगर सरकार की तरफ से हर किसी को मास्क बांट दिया गया होता तो उस गरीब को मिल जाता है कि नहीं? तो बांटा क्यों नहीं गया होगा? क्योंकि इसके लिए सरकार ने बजट नहीं बनाया होगा। सोचा होगा पब्लिक है, डिजास्टर में पब्लिक मास्क पहने। मास्क हम खरीद सकते हैं, एक नहीं 10 खरीद सकते हैं, लेकिन कई लोग तो एक भी नहीं खरीद सकते। तो अब आप कहिए कि वो कोरोना बढ़ा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, उनके पास रिसोर्स नहीं है, इसलिए कोरोना बढ़ रहा है। हम अगर बच्चों को ना पढ़ाएं, विद्यार्थी को हम ना पढ़ाएं और वो आईएएस भी ना बने, तो आईएएस इसलिए नहीं बनेगा हमने तो पढ़ाया ही नहीं। पढ़ा के देखते, मास्क बांट के देखते खूब, तब देखते बाजार में कौन मुंह खाली घूम रहा लेके। इंडियन इकोनॉमी पर राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी टिकती है। पैसा नहीं तो वो देश गरीब, उस देश के नागरिक गरीब, उस देश के लोग बीमार, उस देश में लोग ज़्यादा मरेंगे। तो सबसे बड़ा खेल किसका है? इंडियन इकोनॉमी, जिसको पढ़ते हैं हम लोग 3rd पेपर में। और मैंने बोला है इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी में 3rd पेपर में। तो जिसका मैंने नाम लिया, फर्स्ट क्या लिया? इंडियन इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, लास्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मिला करके क्या बना है? 3rd पेपर। ठीक है। अब उसके बाद लास्ट पेपर आता है 4th, और वो है, अब सारे विषय ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस टेक, 5 कोर सब्जेक्ट ख़त्म हो गए। साथ में क्या ख़त्म हो गए? आर्ट एंड कल्चर,
सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर आगे बढ़ेंगे थर्ड में इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये कोर सब्जेक्ट के अलावा इतने भी इससे कॉम्बिनेट करने वाले सब्जेक्ट भी हैं ये। उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट इज एथिक्स। और एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स मैं ऐसे बता देता हूँ, एथिक्स जो है, नैतिकता सुने हैं कि नहीं? नैतिकता, कहते हैं यार इसकी नैतिकता गिर गई है, कहते हैं ये नैतिक रूप से सही आदमी नहीं है। जैसे आपके अंदर कलेक्टर हुए 80 साल के आदमी से बात करने की तमीज़ नहीं है तो क्या होगा, क्या लोग बोलेंगे? इथिकली ये सही नहीं है। एथिक्स हमारी लाइफ का एप्लीकेशन है। एथिक्स इज अ एप्लीकेशन ऑफ लाइफ। इट मीन्स एथिक्स इज अ एप्लीकेशन ऑफ लाइफ। व्हाट डू मीन लाइफ? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, दैट इज अ लाइफ। ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज अ लाइफ। कॉमन बिहेवियर, दैट इज अ लाइफ। क्या होना चाहिए? दया होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? इमोशंस होने चाहिए। क्या होना चाहिए? वीकर सेक्शन का हेल्प करने का मन होना चाहिए। किसी गरीब की मदद करना, किसी के प्रति दया दिखाना, किसी के प्रति सेंसिबल होना, किसी की वेलफेयर की चिंता करना, ये सब किया जाता है इसमें। क्या समझे? इसके भीतर हम आपको लाइफ स्टडी कराते हैं। क्या समझे? इसके भीतर हम आपकी लाइफ स्टडी से जोड़ते हैं आपको। आपके अंदर है, पहचानते नहीं हैं। लाइफ स्टडी कोई नई चीज़ नहीं है, आपके अंदर है, आप उसको पहचानते नहीं हैं, तो हम उसको पहचान कराते हैं। जैसे कोरोना में लोग हजारों किलोमीटर पैदल अपने घर चले गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य दिनों में कोई 1000 किलोमीटर पैदल चलेगा? इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में 1000 किलोमीटर की कैपेसिटी थी पैदल चलने की, कभी मौका नहीं मिला था ज़िंदगी में, और कोरोना में उसको पता चल गया कि 1000 किलोमीटर पैदल भी चल सकता है। ठीक उसी तरह आपके अंदर एक अच्छी भावना है, आपके अंदर एक अच्छा एथिक्स है, आपके अंदर एक अच्छा इमोशन है, आपके अंदर एक अच्छा सेंसिबल है, आपके अंदर एक अच्छा वेलफेयर है, आपके अंदर एक ओपन अप्रोच है, एक ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन कभी आपने उसको गौर नहीं किया। एक ऑनेस्टी है। इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम अगर देखेंगे तो इसमें 3 बातें मिलती हैं। इस सब्जेक्ट में देखेंगे तो एक तो मिलती है एथिक्स, इंटीग्रिटी मिलेगी आपको, ईमानदारी की भी बात की जाती है और एटीट्यूड की बात कही जाती है। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एटीट्यूड। लोग कहते हैं अरे यार वो बड़ा एटीट्यूड में रहता है। सोनू सूद नाम सुना होगा। सोनू सूद क्या था? कोरोना तो सबके लिए था, शाहरुख खान के लिए भी था, सलमान खान के लिए भी था, और भी फिल्म स्टार हैं जो था, लेकिन सोनू सूद ही क्यों सबको घर पहुंचाने लगा? उसका एटीट्यूड कैसा था? उसका इमोशन कैसा था? लोगों के प्रति उसमें अंदर दया की भावना थी कि नहीं? लोगों को कोऑपरेट करना, हेल्प करने का मन था कि नहीं? इस कोरोना में एथिक्स किसने दिखाया? सोनू सूद ने। उसके अंदर था, लेकिन जब समय आया तो बाहर निकाल दिया। वही आपको करना है, आपके अंदर है। एग्जाम में पूछ रहा है, बताइए। कभी आपने देखे होंगे कि कोई बच्चा भीख मांगते हुए आपके पास आ जाता है। एक बार आप कह देते हैं अरे नहीं, फिर दूसरी बार आप भी 5 रुपए दे देते हैं। पहली बार आपने झिड़क दिया, ऐसा हुआ होगा, अरे कहाँ तुम लोग, नहीं। दूसरी बार में आपने, वही तो है, आपके अंदर इमोशन है, आपको लगा नहीं ठीक है दे देते हैं 5 रुपए।
कभी कभी आपने घर में देखा होगा, अपने मित्रों में देखा होगा कि आप किसी को थोड़ा सा कोई मतलब ऐसी बात कह देते हैं जो उसको बुरा लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर में कहते हैं अरे यार छोड़ो, चलो सॉरी, हो गया। इसका मतलब आप सेंसिबल हैं। आपने कभी गौर नहीं किया। एक सड़क पे व्यक्ति गिरता है, 10 लोग उठाने दौड़ जाते हैं, इसका मतलब आप कोऑपरेट करते हैं। कभी गौर नहीं किया। अगर आप कोऑपरेट करते हैं, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी है, आपके अंदर मदद करने की कैपेसिटी है, आपके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं, तो आप कल्पना करिए कि उन तमाम चीज़ों के साथ आप अपनी ज़िंदगी को रोज़ जीते हैं, लेकिन प्रयोग करते हुए भी पता नहीं रहता कि आप ये किस तरह का प्रयोग है। वही बताना है इसमें। और जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप जब उसका उत्तर लिखना सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी लाइफ में, अच्छा एक चीज़ बताइए कि हमारे शरीर में जब कोई किसी की बीमारी आती है किसी शरीर में, तो शरीर में बीमारी के किसी शरीर के हिस्से में तो बीमारी होती है ना। बीमारी नहीं पता है, लेकिन शरीर का अंग तो पता है ना। लेकिन वो किस बीमारी से बचेगा, कैसे बचेगा, इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। लेकिन जैसे ही किसी ने बताया कि कोरोना में जिसकी इम्यूनिटी ठीक है उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो नींबू आप खाने लगे, थोड़ा सलाद खाने लगे, और भी जो इम्यूनिटी के लिए ठीक होते हैं वैसा व्यंजन भोजन लेने लगे ना। खाते हम पहले भी थे नींबू, हम पहले कई चीज़ पहले भी खाते थे, लेकिन अब ये पता चल गया कि इसको खाने से इम्यूनिटी ठीक रहती है। जानकारी हुई। एथिक्स आपके अंदर कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन जानकारी नहीं है आपको। जब वो बता दिया जाएगा तो जानकारी हो जाएगी, फिर खेल शुरू। फिर तो आपके अंदर अगर राइटिंग प्रेजेंटेशन आ गया, उसको बताने की कला आ गई, तो ये पेपर बहुत हंसते हंसते हो जाता है। तो ये चारों प्रश्न पत्र की अपनी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी के अंदर हिस्ट्री है, सेकंड पेपर के सब्जेक्ट के अंदर हिस्ट्री है, थर्ड पेपर के अंदर हिस्ट्री है, और फोर्थ पेपर के अंदर हिस्ट्री है। इन चारों सिलेबस को जब आप कंप्लीट करेंगे, समझ रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि 1000 नंबर का हो चुका होता है ये पूरा ये। और जिस तरीके से प्रिपरेशन का मूड होता है, उसमें बुक्स रखिए, मैगज़ीन रखिए, न्यूज़पेपर एक रेगुलर पढ़िए, और जो हम लोग पढ़ाते हैं नोट्स बनाइए, उसको जोड़िए। जब तक पढ़ने का मन हो पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन हो मत पढ़िए, ज़बरदस्ती मत पढ़िए। 3 घंटा 2 घंटा पढ़ने का मन है, 3 ही 2 घंटा पढ़िए, फिर धीरे धीरे 5 6 7 करिए। लेकिन जब मन उकताए तो किताब बंद करके घूम लीजिए, खाना खा लीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती दिमाग मत लगाइए। बहुत ही एप्लीकेशन के साथ, बहुत ही अप्लाइड तरीके से हम लोग अपने अनुभव में इसको ढाल चुके हैं, बहुत अच्छे से सिखा देते हैं। तो ये जो आज का ओरिएंटेशन हमने दिया आप लोगों के लिए, यह एक जो है व्यवहारिक और कह सकते हैं क्लासिकल एक ओरिएंटेशन है, जो आपके मन को, आपके सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के जो व्यूज़ हैं, जो अप्रोच है, जो आपके स्नायु तंतुओं में थोड़ा सा खून बढ़ जाए कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए पहला कदम रखने जा रहे हैं, और हमने थोड़ा हाथ बढ़ा दिया कि चलो इस मार्ग पर। तो इस ओरिएंटेशन क्लास को हम समझते हैं कि पेपर को अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एलोब्रेट करते चलेंगे। अब पढ़ाना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एलोब्रेट करते हुए निकल लेंगे। और इस एलोब्रेशन का फ़ायदा क्या होगा कि
कि सिलेबस की जानकारी, किताब की जानकारी, मैगज़ीन की जानकारी, विषय की जानकारी और लिखने की जानकारी, परोसने की जानकारी यानी प्रेजेंटेशन की जानकारी, उसके बाद कोई जानकारी बचती ही नहीं है, फिर तो एग्ज़ाम ही होता है। ठीक है, ओके। तो मैं ओरिएंटेशन क्लास को यहाँ एंड कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आगे ऐसे भी वीडियो देते रहेंगे आप। थैंक यू।